चलिए वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। अभी हमारा चैप्टर नंबर 2 हमने स्टार्ट कर दिया था। ठीक है, चैप्टर नंबर 2 था हमारा क्या, जल्दी नाम बोलो, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। बेटा ज्यादा डिटेल में ना जाते हुए एक बार रिवाइज करते हैं 5 मिनट में। बेटा वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के कितने मेथड थे सर? टोटल 3 मेथड थे, जरा नाम बताना सर। एवरेज प्रॉफिट मेथड, जल्दी नेक्स्ट बोलिए, सुपर प्रॉफिट मेथड, और बेटा थर्ड था हमारा कैपिटलाइजेशन मेथड। जल्दी बताएंगे। एवरेज प्रॉफिट मेथड में 2 तरीके से निकालते थे, जल्दी बोलो कौन कौन से? सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड, नेक्स्ट बोलो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, और बेटा कैपिटलाइजेशन के भी 2 थे, जल्दी बोलो कौन कौन से थे? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड, और दूसरा बेटा कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। चलिए इन सब के अंदर बेटा कितने कितने स्टेप्स इन्वॉल्व थे हमारे? 2 स्टेप्स इन्वॉल्व थे। फटाफट बताएंगे, देखते हैं कौन रिवाइज करता है तरीके से। जल्दी बताओ, इसके अंदर स्टेप 1 क्या था? कैलकुलेट सिंपल एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, कैलकुलेट सिंपल एवरेज प्रॉफिट। फर्स्ट फॉर्मूला इसका क्या होगा सिंपल एवरेज प्रॉफिट का? सम ऑफ ऑल प्रॉफिट्स या गिवन प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ गिवन ईयर्स। चलिए बताइए बेटा स्टेप 2 क्या था? कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला सिंपल एवरेज प्रॉफिट इनटू में वेरी गुड नंबर ऑफ ईयर्स परचेज। चलिए वेटेड एवरेज फॉर्मूले का बताओ। स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट। ठीक है जी, इसका फॉर्मूला क्या था? हाँ जी, क्या था? सम ऑफ वेटेड प्रॉफिट्स डिवाइडेड बाय सम ऑफ वेट्स। ठीक है जी सर। स्टेप 2 क्या था? कैलकुलेट गुडविल। गुडविल का फॉर्मूला क्या था? वेटेड एवरेज प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। आई होप क्लियर हो रहा होगा। यही सब किया था, 2 स्टेप्स किए थे। सुपर प्रॉफिट मेथड स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। फॉर्मूला क्या था सुपर प्रॉफिट का? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर डिवाइडेड बाय 100। चलिए स्टेप 2 क्या था? कैलकुलेट गुडविल। इसका फॉर्मूला क्या था? सुपर प्रॉफिट इनटू में नंबर ऑफ इयर्स परचेज। चलिए सर ये हो गया। आ जाओ कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था सर? स्टेप 1 कैलकुलेशन ऑफ वैल्यू ऑफ फर्म। इसका फॉर्मूला क्या था सर? एवरेज प्रॉफिट इनटू में 100 अपॉन में एनआरआर। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल। क्या फॉर्मूला था? वैल्यू ऑफ फर्म माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। सर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है सर? 2 फॉर्मूले होते हैं। एक होता है टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। क्या बोला मैंने? टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटीज। दूसरा फॉर्मूला होता है कैपिटल ऑफ ऑल पार्टनर्स प्लस रिजर्व्स एंड सरप्लस माइनस एक्यूमुलेटेड लॉसेस। ठीक है, तो ये कैपिटल एम्प्लॉयड के फॉर्मूले थे। चलिए ये कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट स्टेप 1 बोलो जी। कैलकुलेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। स्टेप 2 कैलकुलेशन ऑफ गुडविल विच इज इक्वल्स टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन में एनआर। तो सर अभी तक हमने ये सारे फॉर्मूलाज किए थे
और कुछ क्वेश्चंस हमने इसके ऊपर किए थे। अब सर इसमें और क्या, इसमें एक लास्ट चीज बची है, मैंने इसमें रिवर्स भी कराया था आप लोगों को। अभी हमें एवरेज प्रॉफिट वगैरह दे रखा था, गुडविल निकाल रहे थे, फिर मैंने एक दो क्वेश्चन आपको ऐसे भी कराए थे जिसमें गुडविल दे रखी थी और हमें एवरेज प्रॉफिट निकालना था, राइट। और एक आधा क्वेश्चन ऐसा भी आएगा जिसमें हमें गुडविल भी दे रखी होगी, एवरेज प्रॉफिट भी दे रखा होगा, आपको निकालना होगा एनआरआर कि नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न कितना होगा, ठीक है। आज हम करने जा रहे हैं बेटा एडजस्टमेंट्स। क्या करने जा रहे हैं? एडजस्टमेंट्स। सर एडजस्टमेंट्स का मतलब क्या है बेटा? एडजस्टमेंट्स का मतलब है नॉर्मलाइज प्रॉफिट निकालना। लिखेंगे एडजस्टमेंट्स। सर ये व्हाट डू यू मीन बाय नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट्स? ध्यान से सुनो बेटा, मैंने यहां पर नॉर्मल प्रॉफिट की बात कर रहा हूं या नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट्स की बात कर रहा हूं? नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट। सर ये नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट्स का मतलब क्या होता है? तो ध्यान से सुनो, मुझे बताओ, अगर कोई कंपनी है, ठीक है, उसकी गुडविल पे अफेक्ट कैसे पड़ेगा? सब फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल पढ़े थे हमने। मुझे बताना, मैकडोनल्ड है, उसकी गुडविल है, अगर वो सेल सर्विसेज और अच्छी कर दे तो उसकी गुडविल बढ़ेगी घटेगी? बढ़ेगी सर, ठीक है। उसके खाने में कीड़ा निकल आए, सर गुडविल घटेगी। उसकी एक ब्रांच में आग लग जाए तो गुडविल बढ़ेगी घटेगी या कुछ भी नहीं होगा? सर उसकी गुडविल पे कोई असर नहीं पड़ेगा क्योंकि इट इज नॉट इट्स फॉल्ट। मैकडोनल्ड्स का इसमें कोई फॉल्ट नहीं था, उससे उसकी गुडविल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। मुझे बताओ, क्या अगर बर्गर में कीड़ा निकल जाए तो लोग बर्गर खाना छोड़ देंगे मैकडोनल्ड का? यस सर छोड़ देंगे। पर अगर मैकडोनल्ड की 10 ब्रांच में से एक ब्रांच में आग लग जाए तो क्या लोग मैकडोनल्ड का बर्गर खाना छोड़ देंगे? नहीं सर, नहीं छोड़ेंगे। यानी सर सोचो, अफेक्ट किस वजह से पड़ रहा है? जब कस्टमर को तकलीफ हो रही है, कस्टमर को तकलीफ आग लगने की वजह से हुई या कीड़े की वजह से तकलीफ हुई? तो यानी सर कीड़ा जो निकला, फूड की क्वालिटी खराब थी, यानी सर क्वालिटी की वजह से गुडविल पे असर पड़ रहा है, पर आग लगने से गुडविल पे असर नहीं पड़ रहा। मान लो मैकडोनल्ड ने एक पर्ची डाली और उसकी लॉटरी लग गई, ठीक है, क्या लग गई? लॉटरी लग गई, तो उसके पास बहुत सारा पैसा आ गया, तो क्या आप एक बर्गर खाने जाते थे, अब क्या 2 बर्गर खाओगे? नहीं सर, उससे उसकी गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, अगर लोगों ने बर्गर खाना ज्यादा शुरू कर दिया, हेल्दी फूड की कैटेगरी में आ गया उसका कोई आइटम, तो लोग ज्यादा खाएंगे, तो हाँ उसकी गुडविल बढ़ेगी। पर लॉटरी लगना, आग लगना, इस सबसे गुडविल पे कोई असर नहीं पड़ता। और इसलिए जो लॉस हुआ आग लगने से, उसको नॉर्मल लॉस नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे कौन सा लॉस? एबनॉर्मल लॉस। कौन सा लॉस बोलेंगे बेटे? एबनॉर्मल लॉस। ऐसे ही जो लॉटरी लगी वो क्या नॉर्मल प्रॉफिट था, एबनॉर्मल प्रॉफिट था? एबनॉर्मल प्रॉफिट था। तो यानी सर ये क्या कहता है, जो एबनॉर्मेलिटी वाली चीजें हैं उसको हटा दो, क्योंकि गुडविल कैलकुलेट करते समय हम इन सब चीजों को कंसीडर नहीं करेंगे। सर फॉर एग्जांपल आपने बताया था गुडविल कैसे निकलती है, जो भी प्रॉफिट कमाया वो जितने समय तक बेनिफिट देगा उससे मल्टीप्लाई कर दो, हमारी गुडविल निकल के आ जाएगी। यही पढ़ा था बेटा। अब मान लो मेरे को हर साल होता था 1 लाख रुपए का प्रॉफिट। कितने का प्रॉफिट? 4 साल तक बेनिफिट मिलना, तो गुडविल कितनी? 4 लाख। अब मैंने कहा यार इस बार आग लग गई और प्रॉफिट 1 लाख की जगह हुआ 10,000। प्रॉफिट कितना हुआ? तो क्या मैं उससे ये कहूं 1 लाख इंटू 4 करूंगा, 10,000 इंटू 4 करूंगा? जल्दी बता दो सर। 10,000 इंटू 4 करूंगा, 1 लाख इंटू 4 करूंगा? सर 10,000 इंटू 4 करूंगा ना। उस आग लगने की वजह से क्या मैं अपनी गुडविल को भूल जाऊं? नहीं सर, उस पे आग लगने से मेरी गुडविल पे कोई असर नहीं पड़ेगा। बात समझ में आ रही है? जो बेनिफिट मुझे 4 साल तक मिलना था अभी भी कब तक मिलेगा? 4 साल तक मिलना था, मिलेगा। और जब बिजनेस दोबारा रेनोवेट हो जाएगा तो कितना मिलेगा? 1 लाख का प्रॉफिट मिलेगा या 10,000 प्रॉफिट मिलेगा? क्योंकि भाई वो बार बार थोड़ी लग रही है, एक बार लग गई होगी गलती, कोई बात नहीं, खत्म करो। तो यानी जो मैं पैसा लूंगा वो 10,000 के हिसाब से लूंगा, 1 लाख के हिसाब से लूंगा? गुडविल का 1 लाख के हिसाब से लूंगा, पर मेरा नेट प्रॉफिट कितना शो हो रहा होगा? 10,000। किस वजह से 10,000 शो हो रहा है? क्योंकि लॉस बाय फायर था, एबनॉर्मल लॉस था। यानी मैंने सर एबनॉर्मल लॉस उसमें से क्या कर रखा है? माइनस कर रखा है सर। एबनॉर्मल लॉस क्या कर रखा है? तो यानी ये जो प्रॉफिट है कैसा? नॉर्मलाइज्ड है, एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल प्रॉफिट है ये। कैसा प्रॉफिट है? तो इसको नॉर्मलाइज्ड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जो लॉस है उसको क्या कर दो? ऐड कर दो फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। यानी सिर्फ गुडविल निकालने के लिए उस लॉस को जो हमने माइनस कर दिया उसको दोबारा क्या कर देंगे? प्लस कर देंगे, ताकि जो हमें प्रॉफिट मिले वो कौन सा मिले? नॉर्मलाइज्ड मिले, ताकि हम गुडविल का पैसा ले सकें या दे सकें
एक्चुअल प्रॉफिट्स पर, जो एक्चुअली होना चाहिए था। तो जो उसके अंदर एबनॉर्मल फैक्टर्स होंगे उसको क्या कर देंगे, उस प्रॉफिट से हटा देंगे। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? तो सर पहली एडजस्टमेंट यही है, नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट्स लिखिए। यानी सर गुडविल हमारी कैलकुलेट होती है नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट्स पर। किस पे कैलकुलेट होती है बेटा? नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट्स पर। आई होप बात क्लियर हो रही है, कोई दिक्कत यहां तक? अब सर नॉर्मलाइज्ड प्रॉफिट्स क्या होंगे? जो भी हमने नेट प्रॉफिट कमाया है उसमें ऐड कर दो एबनॉर्मल लॉसेस। उसमें सर क्या ऐड कर दो? एबनॉर्मल लॉसेस। यानी जो लॉस बाय फायर हो गया, लॉस बाय थेफ्ट हो गया, कोई ऐसा खर्चा या कोई ऐसा लॉस हो गया जो बार बार नहीं होता, नॉर्मल इन नेचर नहीं है, उसको वापसी ऐड कर दो, क्योंकि उससे हमारी गुडविल पे कोई फर्क नहीं पड़ा। बात समझ में आ रही है? और सर ऐसे इनकम को माइनस कर दो जो कि एबनॉर्मल इन नेचर हो, एबनॉर्मल गेन्स, एबनॉर्मल गेन्स। मुझे बताइए, अगर यहां पर आप लोगों से फीस आई, ज्यादा फीस आई, तो मेरी गुडविल अफेक्ट होगी नहीं होगी? होगी सर, गुडविल बढ़ेगी, ज्यादा फीस आई, ज्यादा कस्टमर बढ़ रहे हैं, यानी ट्रस्ट ज्यादा हो रहा है। पर मुझे बताइए, ये पोडियम था, इस पोडियम को बेच के मैंने पैसा कमा दिया, तो कैसे मेरी गुडविल पे कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग अरे सर ने तो पोडियम बेचा, सर को तो बहुत फायदा हो गया, सर बहुत अच्छा पढ़ाते हैं। अरे इसका, इस पोडियम का मेरे पढ़ाने से कोई लेना देना नहीं है। बात समझ में आ रही है? इस पोडियम का मेरे से कोई लेना देना, मेरी पढ़ाई से, मेरी क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं है। तो यानी जो मुझे इसको बेचकर, इस पोडियम को बेच करके या किसी फर्नीचर को बेच करके जो प्रॉफिट हुआ है ना, बात समझ में आ रही है, वो मेरा कौन सा प्रॉफिट माना जाएगा बेटा? एबनॉर्मल प्रॉफिट माना जाएगा। कौन सा प्रॉफिट माना जाएगा? एबनॉर्मल प्रॉफिट। तो उसको हम यहां पर कंसीडर नहीं करेंगे, उसको माइनस कर देंगे, क्योंकि हमने प्रॉफिट में क्या कर दिया होगा? ऐड कर दिया होगा। ऐसे ही वीआरएस, वीआरएस का नाम सुना है? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। क्या बोलते हैं इसको? वॉलेंट्री रिटायरमेंट स्कीम। अब सर इसमें क्या होता है? सिमर सुन, क्या होता है? जब मान लीजिए आप जॉब कर रहे हो, ठीक है, कंपनी के पास काम कम हो गया, इंप्लॉइज बहुत ज्यादा हो गए, कंपनी के पास इंप्लॉइज ज्यादा हो गए, तो कंपनी अब बेफालतू में बिना किसी वजह के तो किसी इंप्लॉय को निकाल नहीं सकती, सारे उसके पास टैलेंटेड इंप्लॉइज हैं। तो कंपनी एक स्कीम निकालती है कि भाई मेरे पास इंप्लॉइज ज्यादा हो रहे हैं, मेरे को इतने इंप्लॉइज की जरूरत नहीं है, तो वो इंप्लॉइज को एक ऑप्शन देती है, एक स्कीम निकालती है कि भाई देखो, जिन इंप्लॉइज को छोड़ के जाना चाहते हैं वो जने छोड़ के चले जाओ, और जो जना छोड़ के जाएगा उसको हम 2 महीने की सैलरी या 3 महीने की सैलरी या 6 महीने की सैलरी कॉम्प्लीमेंट्री देंगे। यानी आपको फर्म में आने की जरूरत नहीं है, आपको कंपनी में आने की जरूरत नहीं है, आप जाओ छोड़ के मौज करो, अपने लिए नई जॉब ढूंढ लो 6 महीने में, और हमारी कंपनी छोड़ दो, क्योंकि हमें आपकी जरूरत नहीं है, और उसके बदले में हम आपको 3 महीने की सैलरी एडवांस में दे रहे हैं, ताकि आपका खर्चा पानी चलता रहे। तो मुझे बताओ, ये स्कीम क्या कंपनी बार बार रोज हर महीने निकालेगी, हर साल निकालेगी? नहीं सर, एक एबनॉर्मल सिचुएशन में निकालेगी, जब कंपनी के पास इंप्लॉइज क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए, उनको इंप्लॉइज की जरूरत नहीं है। तो जो उस समय पर उन्होंने इंप्लॉइज को जो छोड़ के जा रहे हैं उनको खर्चा पे करना होगा, कॉम्पेंसेशन पे किया होगा। तो मुझे बताओ, ऐसा खर्चा नॉर्मल है, एबनॉर्मल है? एबनॉर्मल है। तो क्या वो मैंने नेट प्रॉफिट से लेस कर दिया होगा सर? यस कर दिया होगा। क्या वो लेस कर, अब गुडविल के लिए वो प्रॉफिट मेरा कम हो गया होगा, क्या उससे गुडविल पे इफेक्ट पड़ा होगा? मेरी नहीं पड़ा होगा सर। तो उस लॉस को क्या करेंगे, उस खर्चे को क्या करेंगे सर? एड बैक कर देंगे। बोलो बात क्लियर हो गई? ठीक है, यानी जितने भी एबनॉर्मल लॉसेस या एबनॉर्मल खर्चे होते हैं उनको एड बैक करना है, क्योंकि उसको हमने माइनस कर दिया था। और ऐसे ही जो एबनॉर्मल इनकम्स होती हैं उसको क्या करना है? माइनस करना है। फॉर एग्जाम्पल सर, शुभम सर ने किसी बच्चे का एडमिशन करा दिया, ठीक है, किसी यूनिवर्सिटी में उसको एडमिशन नहीं मिल रहा था कहीं पर भी, शुभम सर ने उसका एडमिशन करा दिया, या कोई और काम करा, उससे शुभम सर को कमीशन मिल गई भरकम भारी। अब सर को कमीशन मिल गई तो क्या सर की क्वालिटी बढ़ गई पढ़ाने की? नहीं सर, सर को प्रॉफिट हो गया, 2 लाख रुपए का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट 2 लाख से मैंने ऐड कर दिया, तो क्या क्वालिटी बढ़ गई सर? नहीं बढ़ी। तो गेन जो हुआ, जो प्रॉफिट हुआ, वो नॉर्मल था, एबनॉर्मल था? उससे गुडविल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो इसलिए उसको क्या कर दो सर? माइनस कर दो। आई होप ये नॉर्मलाइज प्रॉफिट्स क्यों निकाला जा रहा है? ओनली फॉर द पर्पस ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल। हाँ जी, एबनॉर्मल की, जो नॉर्मली नहीं होता साल में, सिंपल सी बात, जो नॉर्मली साल में नहीं होता।
अब कुछ एडजस्टमेंट्स ऐसी आएंगी कि भैया हम किसी पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गए, किसी एसेट्स पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना भूल गए, तो मुझे तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना चाहिए था नहीं करना चाहिए था? अब डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा यानी खर्चा रिकॉर्ड नहीं किया होगा तो मेरा प्रॉफिट बढ़ गया होगा। तो प्रॉफिट करेक्ट है इनकरेक्ट है? तो क्या आप गुडविल कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट को करेक्ट करना पड़ेगा नहीं करना पड़ेगा? सर प्रॉफिट करेक्ट कैसे होगा? डेप्रिसिएशन माइनस कर दो सर। बात समझ में आ रही है? अब इसी तरीके से बेटा अगर मान लीजिए आपने परचेज करा मशीनरी को, एक मशीनरी परचेज करी, आप लोग मुझे बताओ अगर मैंने एक मशीनरी परचेज करी है तो उसको रिकॉर्ड कहां करना चाहिए था? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में या बैलेंस शीट में? बोलो, अगर मैंने मशीनरी परचेज करी है, गुड्स परचेज नहीं करे हैं, मशीनरी परचेज करी है, कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए? सर कैपिटल एक्सपेंडिचर है तो सर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होनी चाहिए। ठीक है जी, कहां रिकॉर्ड होनी चाहिए? पर मैंने इस खर्चे को बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं किया, मैंने गलती से बाय मिस्टेक इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। बताओ इसका क्या इफेक्ट पड़ा होगा? सर इसके वजह से रिकॉर्ड कहां होनी थी? बैलेंस शीट में। अब बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होती और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड होने के बाद हर साल इसके ऊपर क्या चार्ज होता? डेप्रिसिएशन चार्ज होता, राइट? पर सर अब ये रिकॉर्ड कहां हो गई है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, यानी ये मेरी एसेट की कैटेगरी में रिकॉर्ड हुई नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो मैंने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड करने की वजह से प्रॉफिट बढ़ा होगा घटा होगा? सर प्रॉफिट कम हो गया होगा। ये बात सही है गलत है? ये बात सही है गलत है? गलत है सर, ऐसा होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। अब इसने बोल दिया गलती होगी भाई साहब हमसे, परचेज ऑफ मशीनरी बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करनी थी पर हमने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में रिकॉर्ड कर दी। अब इस गलती को ठीक करो। और कहता है डेप्रिसिएशन भी चार्ज करना था इस पर। क्या चार्ज करना था? क्योंकि बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हुई, बैलेंस शीट में एसेट्स रिकॉर्ड होती है उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज होता है। अब इसको रिकॉर्ड कर दिया प्रॉफिट एंड लॉस में, तो मैंने उसको एसेट्स माना ही नहीं, एसेट्स माना नहीं तो उसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज हुआ ही नहीं, तो दो दो गड़बड़ हो गई। तो इस गड़बड़ को ठीक कैसे किया जाएगा बेटा? सर इस प्रॉफिट को ठीक करने के लिए, है ना, इस केस में करेक्ट प्रॉफिट निकालने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा? जो भी मेरा नेट प्रॉफिट होगा, राइट, उसमें से मुझे बताओ प्रॉफिट एंड लॉस में माइनस किया होगा मशीनरी का अमाउंट, तो उस ईयर में मुझे मशीनरी का अमाउंट क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। क्योंकि 5 लाख की मशीनरी खरीदी, 5 लाख से सीधा प्रॉफिट माइनस कर दिया। सही किया गलत किया? गलत किया, क्योंकि उस साल में मैंने मशीनरी को पूरा कंज्यूम नहीं किया, वो बैलेंस शीट में जानी चाहिए थी। तो इसको यहां पर प्लस करेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और बैलेंस शीट में भी क्या करेंगे? ऐड करेंगे, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हटाएंगे और बैलेंस शीट में रिकॉर्ड करेंगे। अब दूसरी चीज, हमने इसके ऊपर डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं किया होगा, तो मुझे इसको ठीक करने के लिए डेप्रिसिएशन भी माइनस करना पड़ेगा। कब तक माइनस करना पड़ेगा सर? मशीनरी तो एक बार ही किया होगा, तो मशीनरी तो एक बार ही करनी पड़ेगी, पर डेप्रिसिएशन हर साल करना पड़ेगा जब तक एरर करेक्ट नहीं हुआ। बोलो बात ठीक है? समझ में आई बात या नहीं आई? अब सर इसका वाइस वर्सा भी हो सकता था, इसका वाइस वर्सा भी हो सकता था। सर वाइस वर्सा क्या हो सकता था? कोई आइटम किसकी हो? प्रॉफिट एंड लॉस नेचर की हो, रेवेन्यू नेचर की हो, और उसको मैंने गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया? बैलेंस शीट में। तो उसमें क्या कर दिया होगा सर? डेप्रिसिएशन भी लगा दिया होगा, तो दो दो गड़बड़ हो गई। तो यानी प्रॉफिट एंड लॉस में मैंने रिकॉर्ड ही नहीं करी, तो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। फिर डेप्रिसिएशन चार्ज कर दिया था जो कि नहीं करना चाहिए, तो डेप्रिसिएशन फिर क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा। यानी ये डिपेंड करता है सिचुएशन पे। तो सर ये कौन सा केस हुआ? सर ये केस हुआ व्हेन, ये कौन सा केस हुआ सर? आइए, ये वाला केस था व्हेन कैपिटल एक्सपेंडिचर treated as revenue expenditure. When capital expenditure is treated as revenue expenditure, इसका वाइस वर्सा हो जाएगा जब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप ट्रीट कर लोगे कैपिटल एक्सपेंडिचर की तरह। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई? कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब जो रिकॉर्ड होता है बैलेंस शीट में, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का मतलब जो रिकॉर्ड होता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। बताओ ये वाली चीज बात क्लियर हुई, खत्म हुई? चलिए सर दूसरी चीज पे आते हैं। अब देखो बेटा तीसरा, अगर ट्रीटमेंट आ गई ओवर वैल्यूएशन, क्या आ गई? ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक।
सर अब इस ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक का मतलब क्या है सर? अब सर ये पता है आपको स्टॉक दो तरीके के होते हैं, जरा बताओ कौन कौन से स्टॉक होते हैं? सर दो ही तो पढ़े, एक ओपनिंग स्टॉक पढ़ा है और एक क्लोजिंग स्टॉक पढ़ा है सर। सर हमने दो तरह के स्टॉक पढ़े हैं, एक पढ़ा है ओपनिंग स्टॉक और सर एक पढ़ा है हमने क्लोजिंग स्टॉक। आइए सर पहले इसको समझते हैं कि ओपनिंग स्टॉक और क्लोजिंग स्टॉक के ओवर वैल्यूएशन और अंडर वैल्यूएशन से क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तभी तो एरर ठीक कर पाएंगे। तो अभी एक काम करो, स्टॉक ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक की जगह सिर्फ क्या लिख लो? स्टॉक लिख लो। गलती कहां पर हुई है? स्टॉक में हुई है। और बेटा स्टॉक का मतलब दो होते हैं, एक ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। स्टॉक को और क्या बोलते हैं बेटा? इन्वेंट्री भी बोलते हैं सर। अब आइए समझते हैं सर, देखते हैं कौन अच्छे से समझ पाता है। बेटा यहां पर हम बनाते हैं, स्टॉक कहां आता है? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है सर। कहां आता है सर? ट्रेडिंग अकाउंट में आता है। यहां पर लिखता हूं मैं क्या? ओपनिंग स्टॉक। यहां आता है मेरा परचेजेस, यहां आते हैं मेरे डायरेक्ट एक्सपेंसेस सर, यहां आती है मेरी सेल्स और यहां आती है मेरी क्लोजिंग स्टॉक और इधर आ जाता है मेरा प्रॉफिट। बोलो बात क्लियर है? तो हमें यह देखना है स्टॉक का प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ता है। हमें क्या देखना है बेटा? स्टॉक का प्रॉफिट के ऊपर क्या असर पड़ता है। आइए देखते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, मैंने कि ओपनिंग स्टॉक अपना 10,000 रुपए का है, परचेजेस अपनी 50,000 रुपए की है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस अपने 20,000 रुपए के हैं, सेल्स अपनी 2 लाख रुपए की है और क्लोजिंग स्टॉक 50,000 रुपए का है। तो मैं जानना चाहता हूं मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ रहा है। सर ये हो गया 2,50,000, ये भी हो गया सर 2,50,000, राइट। अब सर 50, 60, 70, 80, अगर 250 में 80,000 रुपए माइनस होंगे तो मेरा ग्रॉस प्रॉफिट कितना आएगा? कितना आएगा सर? 1,70,000 यानी 1,70,000। बोलो यहां तक तो क्लियर है? अब सर एक जरा कितने छेड़खानी करते हैं थोड़ी, ठीक है? किसके साथ? स्टॉक के साथ। पता चल जाएगा प्रॉफिट पे असर पड़ रहा है नहीं पड़ रहा, और पड़ रहा है तो कैसा असर पड़ रहा है। सो रहे हो मैडम? नहीं तो खाओ ख्याल छोड़ दो। यहां देखो, आओ क्लोजिंग स्टॉक को एक काम करते हैं, पहले क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ते हैं। ठीक है, मैंने छेड़ने की बात करी, आप कहीं और छेड़ने में मत जाओ, यहां क्वेश्चन को छेड़ना है। क्लोजिंग स्टॉक को छेड़ रहे हैं, 50,000 को हम क्या कर रहे हैं बेटा? हटा रहे हैं। मैंने कहा बेटा क्लोजिंग स्टॉक में गलती हो गई। सिमरजोत बेटा कहां गलती हुई है? क्लोजिंग स्टॉक में गलती हुई है। बताओ बढ़ाएं या पहले घटाएं? बढ़ा दें। मैंने कहा गलती से 50,000 लिखना था, लिखना तो सही था 50,000, पर गलती से मैंने स्टॉक को ओवर वैल्यूड कर दिया। क्या कर दिया बेटा? यानी ज्यादा दिखा दिया सर। ओवर वैल्यू का मतलब क्या होता है? मैंने गलती से 50 की जगह 60,000 दिखा दिया, राइट। तो देखते हैं अब इसके वजह से, इस गलती के वजह से ग्रॉस प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा। सर 10,000 से ज्यादा दिखा दिया, तो आइए ये कितना हो जाएगा सर? 2,60,000। सर ये भी हो जाएगा 2 लाख, और 2,60,000 में से जब मैं 80,000 माइनस करूंगा तो ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा 1 लाख। यानी सर ये क्या देखने को मिला कि क्लोजिंग स्टॉक जैसे बढ़ा, क्लोजिंग स्टॉक जैसे ही बढ़ा उसका प्रॉफिट पर क्या असर पड़ा सर? सर क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से, सर क्लोजिंग स्टॉक के बढ़ने से मेरा प्रॉफिट भी क्या हो गया? बढ़ गया सर। यस और नो? यस, यहां तो कोई दिक्कत नहीं सर। अब मान लीजिए यही स्टॉक अगर मैं घटा दूं, यही स्टॉक मैं घटा दूं, पहले 50 था, ये हो गया 250, ग्रॉस प्रॉफिट था 170, 250। अब सर मान लीजिए इसको 50,000 की जगह मैंने 30,000 कर दिया, राइट। तो मेरा बेटा टोटल क्या हो जाएगा? 230। इधर भी आ जाएगा 230। तो बेटा 230 में से 80 गया तो कितना बच जाएगा सर? 1,50,000। सर क्लोजिंग स्टॉक गलती से कितना घटा दिया था? 20,000 से घटाया, तो प्रॉफिट भी क्या हो गया?
20,000 से घट गया। बोलो बात समझ में आ रही है नहीं आ रही? यानी सर क्लोजिंग स्टॉक घटाया तो बेटा प्रॉफिट भी घट गया। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ाया तो सर प्रॉफिट भी बढ़ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्लोजिंग स्टॉक हैज अ डायरेक्ट रिलेशन विद प्रॉफिट? क्या क्लोजिंग स्टॉक का डायरेक्ट रिलेशन होता है प्रॉफिट के साथ? यस और नो? यस सर होता है। क्लोजिंग स्टॉक बढ़ेगा तो प्रॉफिट भी बढ़ जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक घटेगा तो प्रॉफिट भी घट जाएगा। मुझे बताओ क्या इस साल के क्लोजिंग स्टॉक का अगले साल से लेना देना है या नहीं है? है सर, क्योंकि हमने पढ़ा था इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल का ओपनिंग स्टॉक बनता है। यानी सर अगर इस साल क्लोजिंग स्टॉक में गलती हुई है तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक में भी गलती हुई होगी। और सर अगर इस साल ओपनिंग स्टॉक में गलती हुई है तो किसी और साल पे फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि सर क्लोजिंग स्टॉक तो हमेशा ईयर के एंड पे कैलकुलेट किया जाता है फिजिकल वेरिफिकेशन से, उसका ओपनिंग स्टॉक से कोई लेना देना नहीं होता। बोलो बात क्लियर है? यानी सर मैं कह सकता हूं यहां पर एक पॉइंट और, जल्दी बोलो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर will affect opening stock of next year। जल्दी बोलो जी, समझ में आया नहीं आया? बेटा पेपर की तैयारी कर रहा हूं, सुन लो। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ करंट ईयर विल अफेक्ट ओपनिंग स्टॉक ऑफ नेक्स्ट ईयर। इस साल का क्लोजिंग स्टॉक अगले साल के ओपनिंग स्टॉक पे असर डालेगा ही डालेगा। बोलो बात क्लियर है? यानी सर अगर इस साल क्लोजिंग स्टॉक में गलती हुई तो अगले साल ओपनिंग स्टॉक में भी गलती होगी। बात क्लियर है? अब सर जरा बात कर लेते ओपनिंग स्टॉक की। सर अगर मैं इन सब चीजों को हटा दूं तो अब थोड़ा छेड़खानी कर लेते हैं किसके साथ? ओपनिंग स्टॉक के साथ। आओ सर मिलकर के छेड़ते हैं ओपनिंग स्टॉक। लो जी, अरे भैया फिगर्स भी छेड़े करा दो। अगर अब ये 170 है, आओ अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक के साथ छेड़खानी करी, ओपनिंग स्टॉक को कर दिया बेटा गलती से बढ़ा दिया, 20,000 कर दिया। ओपनिंग स्टॉक को कितना कर दिया? 20,000। तो वैष्णवी बताएगी प्रॉफिट पे क्या असर पड़ेगा? सर यहां 250 का 250 रहेगा, यहां 250 रहेगा। पहले 10 माइनस हो रहा था, 20 माइनस हो रहा था, ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो जाएगा? 1,60,000। यानी सर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा, नहीं लिख देता हूं, यानी सर ओपनिंग स्टॉक बढ़ा तो सर प्रॉफिट क्या हो गया? कम हो गया। यस और नो? क्लियर होगी बात? और सर ऐसी अगर मैं कर दूं, यहां पर पहले 10,000 था और यहां पर 170 था, अगर मैं क्लोजिंग ओपनिंग स्टॉक को यहां पर 0 कर दूं, यानी सर मान लो चलो 2,000 कर देते हैं, तो कितने से गिराया ओपनिंग स्टॉक को? 8,000 से गिराया। तो पहले 10,000 माइनस हो रहा था, अब सिर्फ कितना माइनस होगा? 2,000 माइनस होगा। तो प्रॉफिट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा? 178 हो जाएगा। तो यानी सर यहां पर मेरा ओपनिंग प्रॉफिट क्या हो गया? बढ़ गया कितने से? सेम अमाउंट 8,000 से। यानी सर ओपनिंग स्टॉक को जैसे ही घटाया प्रॉफिट क्या हो गया बेटा? इंक्रीज हो गया। बिल्कुल। तो यानी सर ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स रिलेशनशिप। यानी ओपनिंग स्टॉक हैज अ इनवर्स रिलेशन विद प्रॉफिट। मुझे बताओ इस साल के ओपनिंग स्टॉक में गलती हुई है, अब
इस साल के ओपनिंग स्टॉक में गलती हुई है तो क्या वो अगले साल को अफेक्ट करेगा? नहीं करेगा सर। यानी सर ओपनिंग स्टॉक अफेक्ट ओनली, बोलो जी, ओनली करंट ईयर। ओपनिंग स्टॉक अफेक्ट्स ओनली करंट ईयर। इतनी बात क्लियर है? क्लोजिंग स्टॉक का 2 साल पे असर पड़ता है, ओपनिंग स्टॉक का 1 साल पे असर पड़ता है। ठीक है, क्लोजिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है, ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ इनवर्स रिलेशनशिप होता है। बोलो इतनी बात क्लियर है? तो आइए सर कॉन्सेप्ट समझते हैं, पेपर में कैसे क्या दिक्कत होगी, क्या आएगा। देखो जी, आइए थर्ड का ए पॉइंट, अगर गलती से क्या हो गया, ओवर वैल्यूएशन हो गया किसका बेटा? क्लोजिंग स्टॉक का। ओवर वैल्यूएशन हो गया क्लोजिंग स्टॉक का। पेपर में आपने क्वेश्चन पे भी देखा होंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ स्टॉक। जब ये ना बताया ओपनिंग स्टॉक या क्लोजिंग स्टॉक, तो बाय डिफॉल्ट मान के चलेंगे कौन सा स्टॉक है? क्लोजिंग स्टॉक है। ठीक है, तो अब पेपर में कि गड़बड़ हो गई है, किसी साल में मैंने गलती से क्लोजिंग स्टॉक को ओवर वैल्यू कर दिया है, तो इसका मतलब क्या है? नेट प्रॉफिट के साथ कौन सा रिलेशन है? डायरेक्ट। अगर क्लोजिंग स्टॉक ओवर वैल्यू हुआ है तो यानी सर प्रॉफिट भी ओवर वैल्यू हो गया। यस, ओवर वैल्यू को मतलब ज्यादा दिखा दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करूंगा? कम करना पड़ेगा। यस और नो? तो यानी सर कर इसका असर 1 साल पे पड़ेगा, 2 साल पे? सर करंट ईयर पे भी असर पड़ेगा और नेक्स्ट ईयर पे भी असर पड़ेगा। बोलो बात क्लियर है? तो जो करंट ईयर का नेट प्रॉफिट होगा, अब बताओ क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट ज्यादा दिखा दिया, तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर हो रही है? तो यानी सर इसमें से माइनस करेंगे ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बोलिए जी बोलिए, बात क्लियर हुई या नहीं हुई? यस। यानी सर अब सर नेक्स्ट ईयर पे क्या असर पड़ेगा? नेक्स्ट ईयर के प्रॉफिट पर। सर ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ने असर किसको डाला होगा? ओपनिंग स्टॉक को अगले साल के लिए। तो मुझे बताओ ओपनिंग स्टॉक अगले साल का भी क्या हो गया होगा? ओवर वैल्यू हो गया होगा। यानी मैंने गलती से अगले साल का ओपनिंग स्टॉक भी ज्यादा दिखा दिया होगा। अब उसका प्रॉफिट के साथ कैसा रिलेशनशिप होता है? इनवर्स। यानी अगले साल का ओपनिंग स्टॉक ज्यादा दिखाया तो अगले साल का प्रॉफिट क्या दिखा दिया होगा? कम। तो उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट को बढ़ाना पड़ेगा। तो यानी नेक्स्ट ईयर प्लस करना पड़ेगा इस ओवर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। बोलो जी बोलो, बात क्लियर है? यानी सर क्लोजिंग स्टॉक 2 साल पे असर डालता है। इस साल माइनस हुआ तो अगले साल प्लस होगा, इस साल प्लस हुआ तो अगले साल। इस तरीके से याद कर सकते हो। ओवर वैल्यूएशन पहले तो क्या होता है? ओवर वैल्यूएशन ज्यादा दिखा दिया यानी कम करना है, तो इस साल माइनस करो अगले साल बढ़ा दो, सिंपल सी बात है। ठीक है जी। अब सर बी पार्ट, अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। मैंने अब क्लोजिंग स्टॉक को गलत दिखा दिया, तो सर डायरेक्ट रिलेशन होता है, तो करंट ईयर पे क्या होगा? नेट प्रॉफिट। बताओ क्लोजिंग स्टॉक कम दिखा दिया तो प्रॉफिट भी कम दिखा दिया, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? प्रॉफिट बढ़ाना पड़ेगा। तो आइए प्लस कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक को। अब सर क्योंकि ये नेक्स्ट ईयर पे भी असर डालता है, तो सर नेक्स्ट ईयर में भी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। क्या करनी पड़ेगी सर? जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें माइनस कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ प्रीवियस ईयर। बोलिए बात क्लियर हुई है? यानी अगर सिंपल शब्दों में बोलूं तो क्लोजिंग स्टॉक 2 साल पर असर डालेगा। अगर ओवर वैल्यूड हुआ है तो प्रॉफिट को घटा दो, अगले साल बढ़ा दो। अगर क्लोजिंग स्टॉक अंडर वैल्यूड हुआ है तो प्रॉफिट को
बढ़ा दो, अगले साल घटा दो, सिंपल सी बात है। एक्सप्लेनेशन में थोड़ा बड़ा लगता है, पर अगर वैसे याद कर लो शॉर्टकट तो इजी है। ओवर वैल्यूएशन ज्यादा दिखा दिया तो भाई कम कर दो, अगले साल रिवर्स कर दो। अंडर वैल्यू है, कम दिखा दिया, बढ़ा दो, अगले साल रिवर्स कर दो, सिंपल है। अब ऐसे ही हम बात करेंगे किसकी, ओपनिंग स्टॉक की। अब सर ओपनिंग स्टॉक का एक ही साल पर असर पड़ता है तो 2 साल में इफेक्ट डालने की जरूरत नहीं है सर। आइए इसके सी पार्ट को देखते हैं सर। सी पार्ट है, सबसे पहले बात कर लेते हैं सर ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। अब सर क्योंकि ओपनिंग स्टॉक का प्रॉफिट के साथ कैसा होता है, इनवर्स रिलेशनशिप होता, तो उल्टा होगा, राइट। तो सर मैंने अगर ओपनिंग स्टॉक को ज्यादा दिखा दिया तो प्रॉफिट को कम दिखाया होगा, तो ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को भी बढ़ाना पड़ेगा। यानी सर इसकी ट्रीटमेंट कब होगी, सिर्फ और सिर्फ करंट ईयर में होगी। करंट ईयर का जो नेट प्रॉफिट होगा उसमें क्या कर दो सर, प्लस कर दो क्या, ओवर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बोलो जी बोलो, ये बात क्लियर है, पल्ले पड़ी। क्या नेक्स्ट ईयर पे असर आएगा इसका सर, नहीं, इसका नेक्स्ट ईयर पे कोई असर नहीं होगा। और सर डी पार्ट, अगर अंडर वैल्यूएशन है ओपनिंग स्टॉक का, तो सर अगर मैंने ओपनिंग स्टॉक अंडर वैल्यू कर दिया तो प्रॉफिट क्या कर दिया होगा, ज्यादा दिखा दिया होगा। उसको ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा, प्रॉफिट को कम करना पड़ेगा। यानी सर इसका असर भी सिर्फ करंट ईयर पे पड़ेगा। तो सर इस साल जो नेट प्रॉफिट हुआ होगा उसमें माइनस कर देंगे अंडर वैल्यूएशन ऑफ ओपनिंग स्टॉक। बोलो बात क्लियर हुई या नहीं हुई। तो बेटा बस ये 3 एडजस्टमेंट थी, और बाकी क्वेश्चंस करोगे तो बड़े प्यार से हो जाएंगे। ध्यान रखना कुछ खर्चे होते हैं जो चार्ज होते हैं, सैलरी नहीं दी, देनी थी, रेम्यूनरेशन देना था, और क्वेश्चन कह रहा है कि नहीं दिया, इसको एज अ चार्ज हटाना था, तो भाई क्या करो, हर साल से माइनस कर दो, हमारा नॉर्मलाइज प्रॉफिट निकल करके आ जाएगा, और इसी अकॉर्डिंग ये क्वेश्चंस खत्म हो जाएंगे। अब इंश्योरेंस प्रीमियम डिपेंड करता है, अगर इंश्योरेंस प्रीमियम हेल्थ इंश्योरेंस है, इंप्लॉइज का इंश्योरेंस है, तो भैया वो नॉर्मल इन नेचर है, वो तो देना ही पड़ता है, हर साल देना पड़ेगा। अब अगर मान लो वो लिखा है एक्सक्लूडिंग इंश्योरेंस प्रीमियम, तो गड़बड़ कर दी, माइनस करना चाहिए था, नहीं माइनस नहीं किया, तो इंश्योरेंस प्रीमियम को क्या करो, माइनस करो। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन, अब ये एबनॉर्मल है। वर्कमैन कॉम्पेंसेशन क्या होता है, मान लीजिए मेरी फैक्ट्री, वहां पर इंप्लॉइज काम कर रहे हैं, वर्कर्स काम कर रहे हैं, उनको चोट चपेट लग गई, तो उनका टांग टूट गई, किसी के हाथ कट गई, किसी की उंगलियां कट गई, तो उसका मुझे कॉम्पेंसेशन देना पड़ेगा, उसका इलाज कराना पड़ेगा पूरा। तो ये क्या, इंप्लॉइज वर्कर्स को रोज चोट लगती है, हर साल चोट लगती है, नहीं सर, कभी कभी क्लेम आता है ऐसा, तो ये नॉर्मल है एबनॉर्मल है, तो इसको क्या करना पड़ेगा, एड बैक करना पड़ेगा। बात क्लियर हुई सर। आइए क्वेश्चन देखते हैं, भेज दिया पीडीएफ, चलिए देख लो, एक क्वेश्चन देख लो, एक क्वेश्चन फटाफट से। अरे एक तो देखो सर, एक क्वेश्चन का है, एक कहां था बेटा ब्राउजर, तुमने किस पे भेजा है, मेरे को भेजा है। आपके पास ऑफिस का नंबर नहीं है, ऑफिस वाला नंबर खुला हुआ है ना इसमें, ऑफिस वाला नंबर भी भेज दिया करो, कोई बात नहीं, तो मैं भेज देता हूं। कहां भेजा बेटा, अच्छा अरमान के फोन से आया, ठीक है। आओ जी क्वेश्चन देखें जरा। कहता है अभय, बाबू और चारू 3 पार्टनर हैं, प्रॉफिट और लॉसेस शेयर करते हैं, कैसा, इक्वली, ठीक है जी।
कहता है दे एग्री टू एडमिट दमन फॉर इक्वल शेयर इन द प्रॉफिट फॉर दिस पर्पज वैल्यू ऑफ गुडविल इज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द बेसिस ऑफ 4 years परचेज। यानी सर इस क्वेश्चन में नंबर ऑफ ईयर्स परचेज दे दिए हैं हमें 4 years और एवरेज प्रॉफिट ऑफ लास्ट 5 years, यानी पिछले 5 साल का एवरेज प्रॉफिट निकालना है। एवरेज प्रॉफिट के बेस का यानी पिछले साल का 5 साल का एवरेज प्रॉफिट लेना है। तो कितने साल दे रखे हैं? 1 2 3 4 5। सर अगर 6 साल दे रखे होते तो कौन से 5 प्रॉफिट लेते? अब इसने बोला है लास्ट 5 years, यानी अगर 2026 तक दिया होता, मान लीजिए 2026 तक दिया होता तो 2026 25 24 23 और 22 लेता, 21 नहीं लेता। तो यानी आपको शुरुआत से नहीं पीछे से लेने होते लास्ट, क्योंकि इसने बोला है लास्ट। ठीक है जी, बात क्लियर है? चलिए ये बात तो अलग हुई। उसके बाद बोलता है आइए ये ईयर के प्रॉफिट लिख लेते हैं बेटा, एक बार करेक्ट करने पड़ेंगे ना। तो सर 2021 में प्रॉफिट कितना था अपना? 1,50,000 सर। ठीक है जी। 2022 में कितना था सर? 3,50,000। 2023 में था सर 5 लाख। ठीक है सर। 2024 में था सर 7,10,000। और सर 2025 में अपना लॉस था कितना? 5,90,000। बोलो बात क्लियर है? अब सर आगे देखो क्या कहता है। कहता है सर ऑन 1 अप्रैल। अब तो एक बच्चों को दिक्कत होती है डेट में, तो भैया डेट के लिए बता दूं, अगर ईयर है 2025 से 26, अगर ईयर है 2025 से 26 तो बेटा ध्यान रखना, ये जो 2025 है ना इसमें 9 मंथ्स आते हैं और जो 2026 है ना इसमें 3 महीने आते हैं, यानी जैन फेब मार्च 26 के होंगे और अप्रैल टू दिसंबर 25 का होगा। तो अगर बोला दिसंबर 25, अगर बोला दिसंबर तो शुरुआत का ईयर दे रखा है यानी 25 से 26। बोला दिसंबर 24 तो यानी वो ईयर कौन सा है? 24 से 25। बोला फरवरी 26 तो कौन सा ईयर है? 26 यानी लास्ट है। लास्ट में कौन से होते हैं? जैन फेब मार्च, तो यानी वो क्या है? 25 से 26। अगर बोला फरवरी 22 तो कौन सा ईयर है? 21 से 22। समझ में आ रहा है? तो ये आप शॉर्टकट ट्रिक यूज कर सकते हो एक तरह से कि अप्रैल से दिसंबर वाले होते हैं पहले वाले ईयर के, क्योंकि फाइनेंशियल में 2 ईयर इंक्लूड हो गए ना, 25 और दूसरा 26, तो ध्यान रखना। ठीक है जी। अब सर ये बोला अप्रैल 24, 1 अप्रैल 24 तो कौन सा ईयर होगा सर? ये 24 से 25। अब सर ये देखो यहां क्या लिखा है? दिस प्रॉफिट ईयर एंडिंग 31 मार्च, यानी सर बाय डिफॉल्ट ही कौन सा है? 31 मार्च 2021, 31 मार्च 2022, 31 मार्च 2023, 31 मार्च 2024, 31 मार्च 2025। यानी सर ये 20 में स्टार्ट हुआ होगा, ये 21 में स्टार्ट हुआ होगा, ये 22 में स्टार्ट हुआ होगा, ये 23 में स्टार्ट हुआ होगा, ये 24 में स्टार्ट हुआ होगा। बच्चे यही गड़बड़ कर देते हैं। ठीक है। अब जैसे ये था 1 अप्रैल 24, तो कौन सा ईयर होगा? ये लास्ट वाला 24 से 25। पर बच्चे गलती से क्या ले लेते हैं इसको? 23 से 24। ठीक है ना? तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यानी सर ये बोल रहा है 1 अप्रैल 2024, यानी ये ईयर बात कर रहा है 2024 से 25 की, यानी सर इस साल की। राइट। कहता है एक 2 व्हीलर परचेज हुई थी 1 लाख की। मां की अच्छी बात है, 2 व्हीलर यानी मोटरसाइकिल स्कूटर खरीदा है। कितने का? 1 लाख रुपए का। एंड डेबिटेड टू ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस अकाउंट। सर गड़बड़ हो गई नहीं होगी? अगर मोटरसाइकिल खरीदी है तो कौन सा अकाउंट डेबिट होना चाहिए था? मोटरसाइकिल अकाउंट। मोटरसाइकिल खरीदी तो मोटर व्हीकल अकाउंट डेबिट होना चाहिए था, पर इसने क्या डेबिट कर दिया? ट्रैवलिंग एक्सपेंस अकाउंट। यानी सर ये जाना चाहिए था हमारा कहां? बैलेंस शीट में, पर गलती से कहां रिकॉर्ड कर दिया? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जैसे रिकॉर्ड किया होगा मैंने अपना प्रॉफिट गिरा दिया होगा, जो कि गलत किया सही किया। तो यानी सर सबसे पहले तो मुझे इसको प्लस करना पड़ेगा। कितने रुपए? 1 लाख रुपए। बोलो ये बात क्लियर हुई नहीं हुई? कंफ्यूजन क्लियर है? समझ में आ रहा है एडजस्टमेंट?
उसके बाद बोलता है ऑन विच डेप्रिसिएशन टू बी चार्ज्ड। टू बी का मतलब चार्ज होना चाहिए था। एक होता है सिर्फ चार्ज्ड यानी चार्ज हो गया, टू बी का मतलब चार्ज होना बाकी यानी चार्ज होना चाहिए था, जो कि चार्ज नहीं हुआ। चार्ज क्यों नहीं हुआ? क्योंकि सर बैलेंस शीट में रिकॉर्ड नहीं हुआ, एसेट नहीं माना, तो यानी सर डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ेगा। बोलो बात क्लियर? कितना? 25% पर एनम। अब सर इस साल में गड़बड़ होगी तो इसी साल से डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने के लिए करना पड़ेगा एसएलएम डब्ल्यूडीपी। कुछ नहीं बताता कौन सा मेथड? एसएलएम मेथड। 25%, 1 लाख की मशीन थी, 1 लाख का 25% कितना होता है? 25,000। तो सर इससे माइनस करना पड़ेगा 25,000, ये बताया था। प्लस कर दो मशीनरी, माइनस कर दो डेप्रिसिएशन। क्लियर है बात? अब सर ये 25,000 मुझे अगले साल भी करना पड़ता, पर अगले साल का दे नहीं रखा। अगर मान लो यही एडजस्टमेंट सेम 2021 में होती तो 1 लाख यहां प्लस करता, 25,000 यहां से भी माइनस करता, यहां से भी करता, यहां से भी करता, यहां से भी करता और यहां से भी करता। क्योंकि जब एक ईयर में गलती हुई है तो हर साल में गलती डेप्रिसिएशन चार्ज नहीं हुआ होगा, फिर मुझे सारे साल में डेप्रिसिएशन चार्ज करना पड़ता। पर लास्ट ईयर में दे दिया तो कोई दिक्कत ही नहीं है। बोलो बात क्लियर हो रही है? कहता है इंटरेस्ट ऑफ 10,000 ऑन नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट इज क्रेडिट टू द इनकम ऑफ 24 एंड 25, 31 मार्च 24 एंड 25। ये रहा 24, 31 मार्च और ये रहा 31 मार्च 25। इन 2 सालों में एक इंटरेस्ट क्रेडिट हुआ है। कहां से? वो भी नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से। सर 2 तरह की इन्वेस्टमेंट्स होती हैं, एक होती है ट्रेड इन्वेस्टमेंट, एक होती है नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स। सर दोनों में डिफरेंस कौन होता है? क्या होता है? दिव्यांशु बताएगा। ट्रेड इन्वेस्टमेंट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से बेटा ट्रेड इन्वेस्टमेंट्स होती हैं जो बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट होती है, बिजनेस के लिए करनी पड़ी, हमारी मजबूरी थी। अगर वो इन्वेस्टमेंट नहीं करते तो हमारा बिजनेस चल नहीं पाता। फॉर एग्जाम्पल रेंट है, रेंट के लिए सिक्योरिटी डिपॉजिट देना पड़ता है, तो वो मेरी एसेट है, तो वो एक तरह से मानी जाएगी ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है? अगर मान लीजिए हम बैंक में जाते हैं, लॉकर खुलवाते हैं, ठीक है, अगर हम लॉकर लेते हैं तो लॉकर के लिए वो बोलते हैं एक एफडी आपको बनवानी पड़ेगी, तो वहां इन्वेस्टमेंट हुई, वो मैंने अपनी इच्छा शक्ति से करी, पैसे कमाने के लिए करी, या मेरी मजबूरी थी? मेरी मजबूरी थी, मुझे लॉकर की फैसिलिटी चाहिए थी, तो मुझे चाहिए कुछ था पर उसके लिए मुझे इन्वेस्टमेंट करनी पड़ी, यानी मुझे बिजनेस करना था कुछ, उस बिजनेस को कंटिन्यू रखने के लिए अगर मुझे कहीं पर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है तो दैट इज नोन एज ट्रेड इन्वेस्टमेंट। और जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता उसको बोलते हैं नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। जिसका बिजनेस से कोई लेना देना नहीं होता उसको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने गुरु द्रोणाचार्य एकेडमी के नाम पे अकाउंट खुलवाया और शेयर्स में इन्वेस्ट कर दिया, तो मुझे बताओ अगर शेयर्स में इन्वेस्ट किया तो क्या मेरी गुडविल पे कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा सर। तो वो कैसी इन्वेस्टमेंट, मेरी बिजनेस से रिलेटेड है या बिजनेस रिलेटेड नहीं है? बिजनेस से रिलेटेड नहीं है, तो ऐसी इन्वेस्टमेंट क्या होगी? नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। तो क्या वो मुझे कैलकुलेट गुडविल कैलकुलेट करते वक्त कंसीडर करनी चाहिए? नहीं करनी चाहिए। तो ऐसी अगर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे इंटरेस्ट मिला है तो उसको क्या कर दो, वो क्या हो गया? एबनॉर्मल गेन हो गया। कैसा गेन हो गया? तो उसको क्या करो? उड़ा दो, माइनस कर दो। कितना है? 10,000 दोनों सालों में, यानी सर 10,000 यहां से भी उड़ाओ और 10,000 यहां से भी उड़ा दो। बोलो बात क्लियर है? अब सर क्या करेंगे? टोटल लगा दो। 2021 का प्रॉफिट ये हो गया, 22 का ये हो गया, 23 का ये हो गया। सर इसका 24 का बताओ क्या होगा? 7 लाख। 24 का क्या हो जाएगा? 7 लाख। और इसका बता दो इसका कितना हो जाएगा? 1 लाख में 35 गए, 1 लाख में 35,000 गए तो बच्चा 65,000 माइनस 5,90,000, तो बेटा 5,25,000 रुपए का क्या आ रहा है? लॉस। 5,25,000 का क्या आ रहा है? लॉस। बोलो बात क्लियर है? असर एवरेज प्रॉफिट निकालना है और नंबर ऑफ ईयर परचेज से मल्टीप्लाई करना है, हमारा आंसर आ जाएगा। बोलो बात क्लियर है? आओ फटाफट एवरेज प्रॉफिट निकाल देते हैं। कैसे निकलेगा सर? 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5 लाख प्लस 7 लाख माइनस 5,25,000 डिवाइडेड बाय कितने साल है भैया? 1 2 3 4 5,
डिवाइडेड बाय 5 मेरा एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, और सर फिर क्या निकल जाएगी, गुडविल। पहले तो एवरेज प्रॉफिट निकालो कितना आया, कर लेते सर फटाफट। 1,50,000 प्लस 3,00,000, 1,50,000 प्लस 3,50,000 प्लस 5,00,000 प्लस 7,00,000 माइनस 5,25,000 डिवाइडेड बाय 5, 2,35,000 राइट। और सर गुडविल निकालने के लिए 2,35,000 इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज डेट इज 4, 9,40,000 ये आ गया हमारा आंसर। बोलो जी बात क्लियर हुई। तो आज की क्लास में हमने क्या क्या सीखा सर, एडजस्टमेंट सीखी, नॉर्मलाइज प्रॉफिट निकालना सीखा, ठीक है, एबनॉर्मल लॉसेस को ऐड कर दो, एबनॉर्मल गेन्स को माइनस कर दो, प्लस ओवर वैल्यूएशन अंडर वैल्यूएशन की ट्रीटमेंट सीखी, प्लस कोई अगर कैपिटल एक्सपेंडिचर को रेवेन्यू एक्सपेंडिचर चार्ज कर लें तो कैसे करना चाहिए वो सीखा। तो बेटा आज के कॉन्सेप्ट्स के बाद आप इस गुडविल के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इसमें अब कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं बचा है, जो भी था पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं। नेक्स्ट क्लास में इस चैप्टर को पूर्ण विराम देंगे सारे क्वेश्चंस करके, तो अब घर से क्वेश्चन प्रैक्टिस करके आना, इनके क्वेश्चंस करेंगे, चैप्टर 2 को खत्म करते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में।